नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आज की रात पूरी दुनिया की नजरें अलास्का पर टिकी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। अब से 8 घंटे के बाद साफ हो जाएगा कि अलास्का में बैठक का क्या नतीजा निकलेगा। इस मीटिंग का एजेंडा साफ है, या तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकेगी या युद्ध और भी ज्यादा भड़केगा, क्योंकि अलास्का में एक तरह से ट्रंप और पुतिन की निर्णायक बैठक है और यह महज एक मीटिंग नहीं है, बल्कि दुनिया के भविष्य का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि यह बैठक बराबरी की है, लेकिन दबाव में कौन झुकेगा, यह बड़ा सवाल। इसका जवाब जमीन पर नहीं, बंद दरवाजों के भीतर ही मिलेगा। संभावना है कि इसके बाद एक धमाकेदार जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साझा प्रेस वार्ता होगी। मीटिंग से पहले रूस ने साफ कर दिया है कि बातचीत की शुरुआत पुतिन ट्रंप की 1-on-1 मीटिंग से होगी, मतलब दोनों नेता शुरू में अकेले बैठ करके आपस में बात करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल टेबल पर बैठेंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलवानोव पहले ही अलास्का पहुंच चुके हैं। अलास्का रवाना होने से पहले ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की से मुलाकात की, लेकिन इस बैठक में जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया, जिससे नाराज यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि रूस को वो अपनी जमीन उपहार में नहीं देगा। जेलेंस्की ने यह भी साफ किया है कि यूक्रेन की गैर हाजिरी में उसकी संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। अलास्का में सुरक्षा इंतजाम वॉर जोन जैसे हैं। अलास्का के एंकरेज में आज नोटम जारी किया गया है और इसका मतलब यह हुआ कि एंकरेज के ऊपर से किसी प्लेन को गुजरने की इजाजत नहीं होगी 300 किलोमीटर के दायरे में। अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में सवाल है कि अलास्का में आज की रात ट्रंप पुतिन में बनेगी बात या दुनिया रहेगी अशांत, और क्या जेलेंस्की को दरकिनार करने की साजिश रच रहे हैं ट्रंप? और सबसे बड़ा सवाल, अलास्का में डील होगी या डिक्टेशन? पुतिन पर भारी पड़ेंगे ट्रंप या पुतिन भारी पड़ेंगे ट्रंप पर? आइए इस अहम मसले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करा के मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ डिबेट का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपक वोरा पूर्व राजनायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल रहेंगे और कर्नल अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जफर इस्लाम साहब, आपसे सबसे पहला सवाल, ये मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के तो अहम होने ही वाली है, जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होनी है, लेकिन अगर इसे हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की कोशिश करें तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है पुतिन और ट्रंप की, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ कई लोगों का यह भी सवाल है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग थलग पड़ गया। एक बार वहां के फील्ड मार्शल जो हैं, जिन्हें हम आसिम मुनीर के नाम से जानते हैं, वो लंच पर जा चुके हैं ट्रंप साहब के साथ, दोबारा भी इनवाइट किए जा चुके हैं। इधर हम पुतिन को इनवाइट कर रहे थे, लेकिन अभी उसकी का कोई ब्यौरा हमारे सामने नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है। जियोपॉलिटिक्स के मद्देनजर यह मुलाकात क्या गुल खिलाएगी, जफर इस्लाम साहब? देखिए, आप दो बातें बहुत साफ लफ्जों में मैं कहना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया समझ रही है लेकिन हमारे अपोजिशन के लीडर्स नहीं समझ पा रहे। यह कमजोर देश अब नहीं है, भारत एक मजबूत देश है। भारत इस स्थिति में है कि अपने हितों की रक्षा करना जानता है और करने के लिए कड़े फैसले लेने हो तो लेता है, बिना डर और भय के। पहले की सरकारें ऐसी होती थी कि उनको लगता था कि अगर ये डिसीजन लिया तो ये होगा। अब भारत अपनी अर्थव्यवस्था भी, भारत की अर्थव्यवस्था भी 70% देश के ही अंदर, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ी हुई है। बाहर के, और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी अनाउंसमेंट किया, पिछले कई दिनों से अगर आप देखें जो मेजर्स लिए, उससे अर्थव्यवस्था और डोमेस्टिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर लोकल कंजम्पशन पे ज्यादा निर्भर हम रहेंगे। तो हमें तो 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। ये 20% दुनिया की आबादी यहाँ रहती है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास कंजम्पशन है, हमें क्या चिंता है उनकी? उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा, ये आपको जान लीजिए। आज हमारा देश
ठीक है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज में हर वक्त डायनेमिक सिचुएशन रहता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है ना, हर देश करता है, हमारा देश बहुत एक्टिवली करता है प्रधानमंत्री की अगुवाई में। हम बैक चैनल डिप्लोमेसी करते रहते हैं अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए। और मैं आपको कह सकता हूं कि देखिए, रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जो भी बड़े देश हैं, वो भारत के साथ सामने आकर भारत के लिए कोई भी नेगेटिव काम नहीं कर सकते। अमेरिका के ट्रम्प ने अभी कहा है, देखिए मैं आपको खुल के बोल रहा हूं कि 50% लगा देंगे जी। फाइनल जब ये टैरिफ का जब नेगोशिएशन फाइनल होगा, ये 15-16%, 14, 15, 16, 17 के अंदर निपट जाएगा। ये टीन्स में होगा, टीन्स 13 से लेके 19 के बीच में होगा, टीन्स में। ये मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं। अमेरिका को भी सरवाइव करना है ग्लोबल इकोनॉमी का। आज 20% इंक्रीमेंटल जो जीडीपी ग्रोथ है, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है, उसका 20% जो 18 से 20% भारत देश से आता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए जो है एक रोड मैप देती है, इसलिए भारत के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं होगा। हाँ, हम कभी का अलग थलग नहीं पड़े। अरे भाई, वो कटोरा लेके जाते हैं, आपका विश्वास है, लेकिन ये आपका विश्वास है मुजफ्फर इस्लाम साहब। मैं चाहता भी ऐसा ही हूं कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का क्रेडिट कई बार ले चुके हैं, 30 से ज्यादा बार ले चुके हैं, वो धमका चुके हैं कि भाई रूस से हम तेल ना खरीदें। उसके बाद इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। इससे यूक्रेन ने एक संदेश दिया, अगर उसने 63 ड्रोन्स रूस के मार गिराए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है रूस पर, इस मुलाकात से ऐन पहले यूक्रेन का यह कदम क्या साबित करता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत दूर देश की राजधानी से स्वाधीनता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। और आपको खासतौर से, यू आर एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया, और आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता है। अभी मैं सुन रहा था, मैंने समझा था कि आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट मैकडोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। तो ट्रंप और भारत के बीच में संबंध है, उन पर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला जो अलास्का में मीटिंग हो रही है। क्या होगा सर, ट्रंप का हर चीज पे एक बिजनेस अप्रोच है, और ये पहली बार मैं देख रहा हूं, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गया, कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमैट्स डिसाइड नहीं कर रहे, बिजनेसमैन डिसाइड कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ साहब वहां गए थे, जो ट्रंप के गोल्फ पार्टनर है, प्रॉपर्टी डेवलपर है। सर, अग्रीमेंट सारे हो गए हैं, अब केवल वो जो फोल्डर में डाल के एक्सचेंज होते हैं वही होगा, भले ही अमेरिकन कहें कि अभी कोई अग्रीमेंट नहीं होगा एटसेट्रा। ज़ेलेंस्की ही इज अलोन, वो बौखला गया है सर, क्योंकि उसको बलि का बकरा बना दिया गया है। These two people, और ये भी मैं बता देता हूँ क्या अग्रीमेंट है सर, मैं तो रहा हूँ इस एरिया में, अभी बता देता हूँ सर आपको। दिस प्रेडिक्शन के मामले में हम लोग नहीं हैं, बट आई मेक अ गेस सर। पहली चीज ये है कि जो 3 एरियाज हैं, एथनिक रशियन एरियाज यूक्रेन के, 4 जो रूस हड़प कर चुका है, ट्रंप साहब आराम से बैठिए, वो मेरे हैं, वापस नहीं कर रहा। दूसरा, नो नेटो फॉर यूक्रेन, और फिर नेटो की फौज, यूक्रेन की फौज कभी इतनी शक्तिशाली ना बने कि रूस को चुनौती दे सके। और ट्रंप साहब, देख भाई, मैं पुतिन दादा, मैं हमला करने वाला हूं चीन के ऊपर, मुझे मालूम नहीं कब करूंगा, लेकिन तू चीन को उस वक्त उसका समर्थन मत करियो। और जो आपके वहां मिनरल्स, रेयर मिनरल्स हैं, और ये है, और वो कितने सारे आपके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं जो इस समय जिन पे प्रतिबंध लगे, आपके पैसे पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो सब हट जाएंगे, बस अमेरिकन कंपनीज को आने दो। सर, इट्स अ बिजनेस डील, द डील इज डन। अब सिर्फ शोर मचाना है, आप लोग एनालिसिस करेंगे, हम बैठ के ताली बजाएंगे। जी ठीक है, मैं लौटूंगा दीपक वोरा साहब आपके पास। सुजाता पॉल, जफर इस्लाम साहब ने उम्मीद जाहिर की कि जब टैरिफ फाइनल होगा तो वो 14-15% से ज्यादा नहीं होगा, अमेरिका की दादागिरी चलने नहीं दी जाएगी, मध्यस्थता स्वीकार न करने की बात सरकार और हमारी सेना पहले ही कह चुकी है। सवाल ये उठता है कि चलिए, उसके बाद भी जो आपकी आशंकाएं थी, आपके सवाल थे, उसके मद्देनजर अब ये जो मुलाकात ट्रंप और पुतिन की होने जा रही है, क्या भारत के लिहाज से इसमें भी आपको कोई खतरा नजर आता है, या फिर इस मुलाकात से भारत के रूस के साथ और भारत के अमेरिका के साथ संबंधों पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं? अनुराग जी, आपको, आपके दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आज अगर हम बात कर रहे हैं रशिया और यूएसए की, तो इसमें एक चीज तो साफ है कि जहां रास्ता ढूंढना चाहिए था इस गुटनिरपेक्ष महान देश भारत को, वहां पर हम कह रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में जो वार्ता होगी उसमें क्या होगा। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है वो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का एक साथ आना है, और इस टोपी को किसने पहनाया है ये भाजपा को बताना है। लेकिन जो 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगे हैं,
हम कह रहे हैं कि वो कम हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं कह पा रहे कि उसको खत्म करे यूएस, और हमारे ऊपर टैरिफ लगाने का कोई मतलब उनका नहीं है, क्योंकि ये देश पहले भी महान था, ये देश हमेशा से महान था। और जो डिप्लोमेट साथी आज यहाँ बैठे हैं या पत्रकार, मुझे नहीं लगता कि इनकी उम्र को देखकर देहरादून से आप दिल्ली तक गए और पूरे दुनिया में घूम के आए हैं, उसके बाद आप ये पत्रकार नहीं है, दीपक वोरा पत्रकार नहीं है सुजाता जी, ये एक्स डिप्लोमेट हैं, ये राजदूत रहे, कई देशों में रहे हैं और 52 साल से सर्व कर रहे हैं। सुनिए, मेरे शहर से ताल्लुक रखते हैं, देहरादून से, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसी वजह से कह रही हूँ कि ये देश तब भी महान था जब ये टीवी पे आते थे, ये देश तब भी महान था जब ये डिप्लोमेट बने, और ये देश आज भी महान है क्योंकि ये देश सबसे बड़ा है। और देश की जहां तक बात आती है, अगर हम एक गुट निरपेक्ष देश थे तो हमें गुट निरपेक्षता से ही मदद मिली। हमने ये कहा कि हम किसी की लड़ाई में बीच में नहीं आएंगे, हम केवल शांति की वार्ता करेंगे, और कहीं पे झगड़ा होगा तो शांति स्थापित करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम देख रहे हैं कि जो रूस उस वक्त तैयार खड़ा हो गया था जब अमेरिका ने हमें धमकाया था और 7वां बेड़ा चल पड़ा था बंगाल की खाड़ी की तरफ, उस वक्त जब ये देश को आजाद हुए मात्र कुछ ही वर्ष हुए थे, मगर देश की प्रधानमंत्री खड़ी थी। आज अगर ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की हिम्मत भी करते हैं, हमें धमकाते हैं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि वार्ता होगी पुतिन और ट्रंप की, और उसके बाद 50% से 19-20% आ जाना चाहिए? हम ये क्यों नहीं खुद कह पा रहे? हम ये क्यों नहीं कह पा रहे कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जो आपका सबसे बड़ा, मैं समझ गया, बिल्कुल सही कह रही हैं सुजाता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि इस टैरिफ को बिल्कुल खत्म कराया जाएगा। सिक्योरिटी रीजन्स में वहां पर सिक्योरिटी देखी जाए तो बहुत चाक चौबंद की गई है, ये माना कि ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के इतर ये मुलाकात कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी? ये युद्ध रुकेगा या ये विकराल युद्ध में तब्दील होगा? इस बात को लेकर के तो भविष्यवाणी रूस भी नहीं कर रहा। जेलेंस्की का भी हमने रवैया देख लिया, रूस पर हमला किया उन्होंने अभी, लेकिन विश्व परिदृश्य में ये मुलाकात क्या गुल खिलाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और जो वहाँ लोकल सिक्योरिटी है वो तो होती है जब इस प्रकार के सीनियर लीडर्स मिलते हैं। एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब इस प्रकार की मीटिंग, जिसके बारे में साल भर से बात हो रही है, नियरली फॉर 1 ईयर बिटवीन ट्रंप एंड 8 महीने कहिए बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन, ये एक सडन नहीं होती है, इसके पीछे बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे डिप्लोमेट साहब कह रहे थे, एम्बेसडर वोरा साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि वहाँ बिना बातचीत करे चले गए, इनकी आपस में बहुत बातचीत हो चुकी है, इनके स्टाफ के संग, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के संग, और अभी आपको मालूम है कि अमेरिकन का एक रिप्रेजेंटेटिव रशिया गए थे, वो बात करके वापस आए। तो इस समझ में मेरा मानना ये है कि जो इलाके रशिया के पास आज हैं उनको रशिया किसी सूरत में नहीं छोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो छोटे मोटे इलाके 10-15% के यूक्रेन के रशिया के यूक्रेन के पास हैं, उनमें समझौता हो सकता है, लेकिन पुतिन साहब वो इलाका छोड़ने को तैयार हो जाएंगे जितना उन्होंने उनका कब्जा कर रखा है, प्रोवाइडेड उसमें कोई मिनरल रिसोर्स ना हो, उसमें कोई प्रोवाइडेड टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ना हो। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी जगह रही जिसमें वो समझौता करने को तैयार हैं तो स्मॉल एक्सचेंज ऑफ लैंड कैन टेक प्लेस। लेकिन जो इलाका आज रशिया के पास है वो उसको 1 सेकंड से भी हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जी। रशिया की इस समय 2 मांगे हैं, एक तो जो रशिया के पास इलाका है जो मोस्टली रशियन स्पीकिंग है वो रशिया नहीं छोड़ेगा, दूसरी उसकी डिमांड है कि नेटो में ये नहीं जाएंगे, ये लिख कर दे। तो दीज आर 2 डिस्टिंक्ट डिमांड, और क्रीमिया को वो छोड़ेगा नहीं, आपको मालूम है बाल्टिक सी के बारे में बात हो चुकी है। सो द पॉइंट इज दिस दैट मेरे हिसाब से, मैं दीपक साहब से 100% सहमत हूं, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। रशिया चाहता है कि हमें जितना इलाका मिल जाए मिनरल्स का, जितना इलाका मिल जाए उनकी भूमि का, वो हम रखेंगे। और ट्रंप चाहता है कि जितना ज़्यादा मुझे मिनरल्स यहाँ से मिल जाए, लिथियम मिल जाए, मुझे यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनीज मिल जाएं। इनका सन एंड लॉ तो पहले भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा था वहाँ, वो दोबारा करना शुरू कर दे। बेसिकली रशिया and America finally will converge on economic grounds.
विदाउट हैविंग टू लूज एनी पीस ऑफ ग्राउंड। अभी आप देखिएगा इतना डिस्ट्रक्शन हुआ यूक्रेन के अंदर, उस सब के कॉन्ट्रैक्ट रशिया अमेरिकन कंपनीज लेंगी, अमेरिका को फायदा होगा उससे, ये सब बिजनेस वाले अमेरिका के हैं। तो इसमें परेशानी इस बात हमें क्या मिलेगा? हम रूस से तेल भी खरीदते रहेंगे और अमेरिका को 50% टैरिफ भी देते रहेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं आपको। टैरिफ को एक मिनट छोड़ दीजिए। टैरिफ की हमारी और रशिया अमेरिका की डायरेक्ट बात हो रही है, उसमें जैसे जफर इस्लाम ने कहा, मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूं। लेकिन एक खबर आप सुन लीजिए कि रशिया के प्रेसिडेंट भारत के बड़े बड़े फ्रेंडली हैं, बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। रशिया के पुतिन साहब ये समझते हैं कि भारत को तेल के ऊपर, हमारे जो तेल हमसे ले रहे हैं उस पर कोई पाबंदी ना लग जाए, उस पर कोई परेशानी भारत के लिए ना खड़ी हो जाए। दैट कुड बी वन स्मॉल पॉइंट जो रशियन पुतिन साहब उसको शायद मन में रखते हुए भारत के हित में इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई कैन नॉट गारंटी, but definitely Russian president has a soft corner for India. He will try his best so that this deal can go through and India also benefits on the oil pricing. ये समझ लीजिए आप। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको कहूंगा कि आप ये मत समझ, और इससे परेशानी होगी ज़ेलेंस्की को, वो मानेगा कि नहीं माने, इससे परेशानी होगी यूरोपियन यूनियन को, इससे परेशानी होगी नेटो को, जहां पर अब अमेरिका कहेगा कि हमने आपको न्यूक्लियर बॉम्बर्स भेजे हैं वहां पे, वो मैं वापस ले लूंगा। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं आज तक इनकी आर्म्स एड बंद कर दूंगा। तो रशिया जो है इस समय इज ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन मिलिटरली, इकोनॉमिकली, एंड अमेरिका इज ट्राइंग टू कैश ऑन इट। अब यूक्रेन माने ना माने, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं माने। ज़ेलेंस्की से पहले भी पुतिन नहीं मिले थे, वो उम्मीद में एक मीटिंग से चले गए कि पुतिन उनसे मिलेंगे और युद्ध विराम पर बात होगी, लेकिन तब भी नहीं हुई थी। अगर वो ट्रंप से मुलाकात करते हैं तो ट्रंप भी उन्हें हड़का देते हैं, डांट देते हैं। यहां ज़ेलेंस्की की स्थिति जो है वो ये है कि वो अब साफ संदेश दे चुके हैं कि हमारे देश के भविष्य का फैसला दो देश के नेता मिलकर नहीं कर सकते, राष्ट्रपति पुतिन नहीं कर सकते, राष्ट्रपति ट्रंप नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के क्या ये सुलह की तरफ जा रहा है मामला या महाविनाश की तरफ जा रहा है? नहीं, मेरा मानना है जो सारे पैनलिस्ट ने कहा, मैं भी उन्हीं के साथ सहमत हूं, कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा और पॉजिटिव ही आएगा। उसके रीजंस जो हैं अच्छी तरह समझाए जा चुके हैं। जहां तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, इनको जब स्टार्टिंग हुई थी वॉर में, तभी इनके मैंडेट क्लियर नहीं थे कि ये क्या करना चाहते हैं, किस लिए ये वॉर में गए थे। आप किसी दूसरे के हथियार से युद्ध नहीं लड़ सकते, ये भारत का भी कहना है और ज़ेलेंस्की हमारे सामने एग्जाम्पल है। आज वो लड़ते लड़ते 3 साल हो गए हैं, और लेकिन वो पूरी तरह डिपेंडेंट है दूसरे हथियारों से, दूसरों के एड्स पे, और आज अपनी लगभग 30% से 35% लैंड वो गंवा चुके हैं। इसके बावजूद, इतनी वीरता दिखाने के बाद, इतना लोहा लेने के बावजूद भी आज वो स्थिति में नहीं है कि वो अपने ही देश के भविष्य के बारे में खुद बैठ के डिस्कशन कर सकें। उसके लिए भी कोई दूसरे लोग बैठ के उनके लिए उनका भविष्य तय कर रहे हैं। तो सच में इसी चीज़ को हमें भारत में ये सीखना चाहिए कि हम जिस तरह से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, 1999 में जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था तो हम उस समय सैटेलाइट, यूरोपियन सैटेलाइट के ऊपर, अमेरिकन सैटेलाइट के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, और सबसे पहले जैसे ही हमारे पर अटैक हुआ, जितने भी हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स थे, हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमारा सैटेलाइट फीड काट दिया था। 25 साल बाद आज हमने अपने सैटेलाइट इंस्टॉलेशन पूरे के पूरे तैयार किए हैं। आज हमारा खुद का नेविक सिस्टम है, हम 5000 किलोमीटर तक कर सकते हैं नेविगेट। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा, अपने हथियार खुद बनाने पड़ेंगे। किसी दूसरी कंट्री पे, प्रेफरेबली वेस्टर्न कंट्री पे आप कभी निर्भर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले अनंत विजय, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आसिम मुनीर की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी दूसरी बार, तब यह कहा गया कि भाई पुतिन भारत आ रहे हैं। अभी उस बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि स्पष्टीकरण इस बात को लेकर आ गया कि पुतिन और ट्रंप की आज बहुत अहम मुलाकात होने वाली है, और जाहिर सी बात है जो रुख अमेरिका का भारत के प्रति अभी है उसे लेकर के केवल उम्मीद ही जाहिर की जा सकती है, जैसा कि जफर इस्लाम जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद पूरी होगी, खरी उतरेगी, नहीं उतरेगी, अभी अमेरिका का रुख साफ नहीं है हिंदुस्तान को लेकर के। ऐसे में यह मुलाकात कितना डराती है भारत के लिहाज से? अनुराग जी, सबसे पहले तो वेलकम टू द काला चश्मा। आप हमारे क्लब में शामिल हो गए, इसके लिए आप बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको पहचान ही नहीं पाया कि आप अनुराग मान हो।
आवाज नहीं आ रही क्या? आपके जूम से इको आ रहा है सर, इसको दुरुस्त कीजिए। आपके जूम से इको आ रहा है। मैं आपके पास लौटता हूं। जफर इस्लाम साहब, सुजाता पॉल जी ने एक बहुत अहम सवाल किया था कि 10, 15, 20% टैरिफ क्यों खत्म क्यों नहीं, इस तरह का दबाव भारत क्यों नहीं बना सकता अमेरिका पर कि जो जुर्माना भारत के ऊपर लगाया गया है वो नाजायज है और उसे खत्म किया जाए। देखिए, मैंने कहा ना, भारत एक शक्तिशाली देश बन गया है, अपने हितों की रक्षा करना जानता है, इसीलिए हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं और वो डिप्लोमेटिक अप्रोच जो होता है उसके थ्रू सब कुछ वहाँ मैसेज चाहता है। मैंने कहा, देखिए, आप आंकड़ों के हिसाब से समझिएगा तो अच्छा लगेगा। पूरे इंपोर्ट जो यूएस करता है उस पूरे इंपोर्ट का 2% ही भारत से इंपोर्ट होता है। उसमें भी एग्जेम्पशन को अगर आप हटा दीजिए तो 1.2% एक्सपोर्ट जहां टैरिफ है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा चीज़ है। हम बिल्कुल क्लैरिटी है हमको कि हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, जहां हमें फ़ायदा है वो करेंगे। इसलिए हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि और बढ़ चढ़ कर रिश्ता दिखाया हमने रशिया के साथ। और ये टैरिफ का मामला जहां तक है, ये देखिए, ये जो भपकी देने से या इस तरह के थ्रेटन करने से कुछ होने वाला नहीं। उनको ही पता है कि ये मजबूत देश है, पूरी दुनिया यहाँ पर निवेश करना चाहती है, पूरी दुनिया को यहाँ से भारत, कभी कोई कह रहा था आत्मनिर्भर इंडिया बन रहा है। यस, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसलिए कि हमें हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है और हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। विकसित भारत जब कहते हैं तो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज इस बात को दर्शाता है कि हम पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता है, हमसे चर्चा करनी ही पड़ेगी और अमेरिका चर्चा करेगा। और अभी मैं कह दे रहा हूं कि टीन्स में होगा, इसलिए कि वो जेन्युइन है। 10-15% तो सर, वो रूस यूक्रेन के भविष्य को लेकर यूक्रेन से चर्चा नहीं कर रहे, हमसे कौन चर्चा करेगा और कैसे बनेगी उसकी सूरत? अभी अमेरिकन टीम आ रही भाई यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पर अभी अमेरिकन टीम आ रही है और उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे अच्छे जानने वाले भी हैं, लुटनिक साहब। ये सारी चीज़ें होंगी और देश हमारा बिल्कुल जिस मजबूत हाथों में है, सारे फैसले देश के हित वाले फैसले होंगे और देश आगे। और उसके छोटे से मिसाल आप देख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, आप देखिए, IMF ने अपना ग्रोथ, ये सारे अनाउंसमेंट के बाद अपना ग्रोथ का जो फोरकास्ट था उसको 6.2 से 6.4 कर दिया। मतलब हमारा और स्थिति अच्छी रहेगी आगे आने वाले दिनों में। दूसरी बात, आप कल का न्यूज उठा के देखिए, S&P ने अपग्रेड किया 18 साल के बाद। क्या 18 साल पहले, 18 साल में कभी ऐसा मौका नहीं है? आज क्यों मौका ऐसा समझती है? इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और हमें इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते क्या नहीं। इवेंचुअली हमारा क्या होगा, ये सारे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, अथॉरिटी है कि जो S&P ने अपग्रेड किया, ठीक है, IMF ने हमारा रिवाइज एस्टिमेट दिया और 6.4 का दिया। ये दोनों बातें को अगर आप सामने रखिए, आंख में जो पट्टी बांधे हैं कांग्रेस वाले, अपोजिशन वाले, और सुजाता पॉल बहन से भी कहता हूं, आंखें के पट्टी खोल दीजिए। दुनिया किस तरह से देश को देखती है और आप कैसे देखते हैं, बहुत जफर इस्लाम साहब अपने देश को समझिए। सुजाता पॉल जी नहीं समझ पा रही है। और विजय त्रिवेदी के पास जाने से पहले सुजाता जी का ही रुख कर लेता हूं, वो कुछ कहना भी चाह रही है, कुछ जोड़ना भी चाह रही है। सुजाता जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट तब से है जब से देश आजाद हुआ, बनने लगा था। और हम धीरे धीरे उस पथ पर अग्रसर होते हुए आज यहाँ तक पहुंचे, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के पास तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप की झूठी बातें अगर हैं तो कहे कि भाई झूठी बातें बोल रहा है। लेकिन हम शक्तिशाली बन गए हैं, हम शक्तिशाली सदा से थे, तभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। और इसीलिए भाजपा के लोगों को ये समझना चाहिए। हाँ, शायद इनको आजादी 2014 में मिली, जैसे इनकी एक सांसद ने कहा भी है। अब अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो हमें करीब करीब USD $40, मतलब USD $40 का डिस्काउंट मिलता था प्रति बैरल पे। वो घट के अब कम हो गया है और इसमें जो जितना हुआ है वो करीबन अब $2.5 प्रति बैरल पे आ गया है। लेकिन फिर भी हमें उसमें फायदा है। और अगर हमें कहा जाएगा कि हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि हमारे ऊपर निर्भर है इतने सारे क्षेत्रों में अमेरिका के लिए हम सबसे बड़ा मार्केट है, हम विश्व का सबसे बड़े पॉपुलेशन वाला देश है।
तो वो हमारे ऊपर अगर दबाव डाल रहा है तो ये किस तरह का दबाव है जिसके बारे में हम बोल नहीं रहे। और रूस, और अगर अमेरिकन डेलीगेशन की बात करें तो ये तो यूएस डिफेंस पॉलिसी की टीम आ रही है, तो क्या ये डिफेंस पॉलिसी की बात करने जा रही है या ये तेल के ऊपर बात करेगी या टैरिफ के ऊपर बात करेगी या जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है उसके ऊपर बात करेगी? कुछ भी बोल देंगे तो क्या जनता विश्वास करेगी? सुजाता जी, मुझे ए.के. एंटनी साहब का जब वो रक्षा मंत्री थे सदन में दिया गया वो बयान याद आता है। एक रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हथियार खरीद सकें, और आज हम पाकिस्तान को, अपने दुश्मन को नानी याद दिलाते हैं स्वदेशी हथियारों से। ये फर्क है, तब में और अब में थोड़ा बहुत फर्क है। ये विकास की गति है, विकास की दौड़ है। मैं आपके पास लौटूंगा और इसका इस्लाम से जवाब लूंगा। नहीं, आप कौन सी पार्टी में थे साहब? आप ज्यादा ना बोला करें। आप कौन सी पार्टी में थे? मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं पत्रकारिता करता हूं। नहीं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, जफर इस्लाम साहब की बात कर रहे हैं। इनको भूलना नहीं चाहिए, जिस वक्त जिसके साथ थे और जिसके लिए बोलते थे उसको अपना चरित्र में याद रखना चाहिए और मैं तो कोई पार्टी में नहीं था भाई। रणधीर, अरे मैं कोई पार्टी में नहीं था। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कोई और जफर इस्लाम के बारे में सुन लिया आपने? सुजाता पॉल जी, ऐसे बितक रहे जैसे मैंने कहा। आप अभी आप आई है पार्टी में। मैं कोई आपके पार्टी में नहीं था। भाजपा में नहीं थे तब। मैंने आपको ये नहीं कहा आप कौन सी मेरी पार्टी में। मैंने कहा भाजपा में नहीं थे तो कौन? अरे मैं तो कोई पार्टी में नहीं था। मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर था। मैंने बैंक छोड़ा और पार्टी ज्वाइन की। ये आपकी गलतफहमी है। ठीक कर लीजिए गलतफहमी को। मैंने जिस दिन बैंक छोड़ा उस दिन ज्वाइन किया पार्टी। डिफेंस पॉलिसी की टीम आ रही है और उनसे वार्ता है, तो तेल की बात कहां से आ गई? अरे भाई ये तो समझाए ना। झूठ मैं आपसे कहा ना, मैं समझा। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब इसके जवाब के लिए लौटूंगा। मेरे दो मेहमान अभी बचे हुए हैं। मैं यही सही मैं कहता हूँ कि देश के लोगों को अपने ही देश के बारे में जानकारी नहीं है। बस 10 सेकंड में खत्म कीजिए। मुझे मैं यही बात कह रहा था पहले। बिल्कुल 10 सेकंड मैं यही बात कह रहा था कि देशवासी, कुछ देशवासी ऐसे हैं जो अपने देश की स्थिति, मजबूत स्थिति को नहीं समझ पा रहे, या तो उनसे यह सहा नहीं जा रहा है। मेरी बहन, अपने देश के अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा मुआयना कीजिए। आप अपने लीडर्स के गुमराह करने वाले बयानों को छोड़िए, खुद से पढ़िए, पढ़ी लिखिए, खुद से पढ़िए और देखिए कि हम कहाँ। अब IMF ने अगर रिवाइज किया डेटा 6.2 से 6.4, तो क्या ये अच्छा संकेत है कि बुरा संकेत है? अगर 18 साल बाद अगर अपग्रेड करता है इंडिया को इस स्थिति में, तो ये अच्छा संकेत है कि बुरा संकेत है? और आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर आ रही है, सुजाता जी हमारे पास बहुत समय है। देखिए, ट्रंप से मुलाकात से पहले पुतिन ने अहम बैठक की है। अलास्का वार्ता से पहले पुतिन की अहम बैठक, और उसके बाद उन्होंने आज ट्रंप से होने वाली इस वार्ता से उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि आज की बैठक काफी अहम है और मैं जल्दी ही इस बैठक की पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये बैठक 1-to-1 होगी, लेकिन उसके बाद दोनों ही देशों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और इसमें बहुत अहम जानकारी दी जाएगी कि किस एजेंडे पर बात हुई और क्या बात हुई। अनंत विजय साहब के पास रुख करते हैं। अनंत विजय जी, आप वहीं से शुरू कीजिए जहां से आप शुरू हुए थे, और वही है मेरा सवाल जो पहले भी था। अनुराग जी, शुरू तो मैं आपको बधाई देने से हुआ कि आज आपका चश्मा जो है बहुत शानदार लग रहा है। थैंक यू सर। और वेलकम टू द ब्लैक चश्मा क्लब। हम लोगों के साथ आप शामिल हो गए। तो आपका जो सवाल, मैं तो पहले घबराया कि पता नहीं कौन सा एंकर जी न्यूज पे आ गया जिसे मैं पहचानता भी नहीं, लेकिन खैर ये अलग बात है। मैं अभी जनरल प्रसाद को और दीपक बोरा साहब को सुन रहा था। ऐसे मसलों पर इन लोगों की राय को ही वरीयता देनी चाहिए, प्राथमिकता भी देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा अनुभव इन चीजों में बिताया है। और जहां तक भारत पर असर की बात है, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप और पुतिन के बातचीत का कोई असर भारत पर पड़ेगा। आज भारत पर जो भी असर पड़ना था उसको प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आईने की तरह साफ कर दिया कि भारत का स्टैंड क्या होने जा रहा है। पक्ष विपक्ष की उस पर मैं नहीं पढ़ूंगा कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होगी या राजनीतिक दल क्या बोलेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को सामर्थ्य से जोड़ा, जिस तरह से उन्होंने तकनीक की बात की, जिस तरह से उन्होंने सेमीकंडक्टर की बात की, और सारे उन्होंने ब्लूप्रिंट लाल किले से आज दिया है कि वो 2035 तक क्या करने जा रहे हैं। अब इससे स्वाभाविक है कि विपक्ष को ये चिंता तो सता ही रही होगी कि क्या 2035 तक नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं,
क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब 2014 में आए थे तो 2016 में उन्होंने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे। तब विपक्ष ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या 2000 मतलब आप लोग 22 तक आप यही हैं क्या, 8 साल तक आप ही सत्ता में रहेंगे? तो पक्ष विपक्ष की बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो भारत, जिसको अभी कांग्रेस की विदुषी प्रवक्ता महान बता रही थी, उस महान भारत की अपनी एक परंपरा है, उनका एक सामर्थ्य है, और उसी सामर्थ्य और परंपरा के आधार पर दिया जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप के बीच में पड़ने से बेहतर है कि हम लोग वोरा साहब को और कर्नल जनरल प्रसाद को सुने, और जिस प्रकार से आप ऐतिहासिक बात कर रहे हैं, अलास्का की ऐतिहासिकता को बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ऐतिहासिक निकलेगा। और ट्रंप और पुतिन क्या करेंगे, सही है, उनके अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। उनके बिजनेस इंटरेस्ट में अगर भारत सही फिट दिखेगा उनको तो भारत की पक्षधारी करेंगे। और अभी तो आपने देखा कुछ दिनों पहले इस बात का भी खुलासा हुआ कि ट्रंप टावर सबसे अधिक भारत में बने हैं। तो ट्रंप चाहे बातें जितनी कर लें, लेकिन जब निर्णय लेने का समय आएगा तो ट्रंप वो सख्त निर्णय नहीं ले पाएंगे जिसकी बातें वो लगातार कर रहे हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि अगर ये फेल हो गई हमारी बातचीत तो हम और टैरिफ लगा देंगे। गोया भारत में हो गया कि कोई ऐसी चीज हो गई जिसको जब चाहे आप मसल देंगे। तो ट्रंप साहब को वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है। अब होगा भी तो पता नहीं वो क्या करते हैं, क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की की जो मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी और जिस तरह का तूतू मैं हुआ था, 52 साल के अनुभव से बैठे हैं वोरा साहब, इनसे पूछिएगा कभी कि क्या इस तरह का कभी उन्होंने सीन देखा था कि कॉलर पकड़ने की बातें हो रही है दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को। तो ट्रंप साहब को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। 3-3.5 साल अभी ये ड्रामा वर्ल्ड स्टेज पर चलता रहेगा। उसके बाद जब नया राष्ट्रपति चुन के आएगा, और इतना तय मानिए कि उनको नोबेल नहीं मिलने वाला, वो चाहे विजय जी से अगला सवाल ये पूछने वाला था। ठीक है, अनंत विजय की बातों में अगर सच्चाई है और ट्रंप को अगर सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो फिर विजय त्रिवेदी नोबेल तक कैसे पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप? और अब जैसा कि कहा जा रहा है, अनंत विजय भी कह रहे हैं कि टैरिफ को लेकर के भी वो जितनी सख्ती दिखा रहे हैं, फाइनल डिसीजन तक आते आते वो इतने सख्त रह नहीं जाएंगे। अनुराग जी बिल्कुल ठीक बात है। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे, एक तो ये समझना जरूरी है कि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात होगी, यदि हम समझते हैं कि उसका भारत पर असर नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत होगी उसका एक जियोपॉलिटिकल असर होने वाला है। भारत पर कितना होना है कितना नहीं होना है ये तो बाद में होगा, वो फेल होती है सफल होती है, उसमें क्या होता है। एक अच्छी बात हुई कि भाई ट्रंप साहब ने जो ये सारी टैरिफ वाली डील की वो बिजनेस वाला है। तो जियोपॉलिटिकली यदि डिप्लोमेटिकली यदि ये मामला होता, डिप्लोमेसी का मामला होता तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता। बिजनेस को तो आगे पीछे करके ठीक किया जा सकता है। और आज की ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया सुबह रेड फोर्ट से, उसमें साफ कर दिया कि यदि ऐसी की ऐसी स्थिति भी बनी रहे तब भी भारत उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और जो ज़रूरत होगी वो तैयारी की जाएगी। जो स्वदेशी की बात की, जो बिजनेस की बात की, वो सारी चीज़ें, और एक साफ कर दिया कि भारत के इंटरेस्ट के साथ कोई वो नहीं किया जाएगा, समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये समझना कि ट्रंप पुतिन से हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बातचीत से, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बोरा साहब वहाँ बैठे। बोरा साहब को तो मैं ऐसे भारतीय जानता हूँ जो हिंदुस्तान में कम रहे, दुनिया भर में ज़्यादा घूमते रहे, तो उनको पूरी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। जनरल प्रसाद उसको सारी बातों को समझते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और ये समझ लेना कि ये ऑस्ट्रिच मूवमेंट है कि वो कुछ भी करेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बैठक से पहले जो आज बात कही वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे भरोसे को बढ़ाता है कि डरने की बात नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। ये जो एटीट्यूड है ना भारत का, प्रधानमंत्री का, वो हमें ज़्यादा मजबूती देता है। चाहे वो इंडिजिनस हथियारों की बात हो, वो फाइटर जेट में इंजन की बात हो, या ट्रेड को लेकर बात हो, और जितनी तरीके की बात प्रधानमंत्री ने आज कही है, स्वदेशी की बात की है, वो ये कहने के लिए है। प्रधानमंत्री का भी मैसेज ये है कि कुछ भी स्थिति हो हम उसके लिए तैयार हों। ये समझना कि कुछ नहीं होगा हम पर, ये समझने को मैं तैयार नहीं। जी, अब देखिए हम तस्वीरों में ये भी दिखा रहे हैं कि ट्रंप का विमान जो है रवानगी पकड़ चुका है, अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं ट्रंप। अब से कुछ ही देर बाद वो अलास्का पहुंचेंगे और ये ऐतिहासिक बैठक शुरू होगी। शंकर प्रसाद जी, आप बहुत देर से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए। जी देखिए, आप शुरू से बात कर रहे थे टैरिफ्स के बारे में।
आज की जो भाषण प्रधानमंत्री का हुआ है उससे पहले मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि एक तो सिंदूर की बात अवश्य होगी जो कि हुई नेशनल सिक्योरिटी की, और दूसरा वो कुछ न कुछ टैरिफ के बारे में भी शायद इंडिकेशन देंगे। लेकिन 103 मिनट के भाषण में टैरिफ का लफ्ज़ उन्होंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन विदाउट यूजिंग द वर्ड टैरिफ उन्होंने सारे टैरिफ के मसलों पर कोई ना कोई बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया हम भारत में बनाएंगे, हम फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाने देंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, देयर इज़ नॉट फार्मर्स की सपोर्ट करेंगे। तो जितने पॉइंट टैरिफ से रिलेटेड हैं विदाउट नेमिंग टैरिफ उन्होंने सारों का जवाब दे दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि द मैसेज इज कन्वेड। अब जिस तरह से जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि 15% 20%, उसकी गारंटी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत इस समय उस स्थिति में है जो कि इट कुडंट केयर लेस। ऑफ कोर्स वी विल ट्राई आवर बेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमारे पास इस किस्म की शक्ति है आज जिसको एक तो इकोनॉमिकली हम झेल सकते हैं, और दूसरा जिस तरह से पर्सपेक्टिव दिखाया गया है वर्ल्ड के सामने प्रधानमंत्री में, और उसमें इतनी सारी चीज़ें जो हमको नज़र आ रही हैं, वी कैन सी इट विजिबली डेवलपिंग। तो मैं समझता हूं कि टैरिफ की बात को लेके इतना परेशान नहीं होइए आप, मैं इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देखूंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पुतिन विल ट्राई टू सी कि इंडिया का इसमें भी कोई फ़ायदा हो जाए, जहाँ तक कि ऑयल ट्रेड है। तो और अभी अब एक बड़ी अच्छी बात मेरे से प्रीवियस स्पीकर ने कही कि जो लड़ाई अगर चलती रही तो इसका वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, दिस कैन ग्रेजुएट इनटू अनदर लेवल ऑफ वॉरफेयर which is going to be terrible not only for Europe but for the rest of the world। और पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की खराब हो सकती है और ज़्यादा। तो दिस बैठक जो हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एक के लिए, और ख़ास तौर से जहाँ तक हमारा अपना इंडिया का सवाल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी वांट टू सी दिस वॉर एंड्स। हमारे तो प्रधानमंत्री 2 साल से कह रहे हैं दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, सो व्हाई डू वी वांट टू कीप फाइटिंग एंड किलिंग पीपल। मैं तो समझता हूं कि इस चीज को यूक्रेन में नहीं बल्कि गाजा में भी समझने की कोशिश है कि किस प्रकार से हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वी मस्ट ट्राई एंड स्टॉप दैट वॉर आल्सो। ठीक है, आप ही के इस नोट को एंड नोट बनाता हूं क्योंकि बहुत उम्मीद और बहुत जानकारी और बहुत तथ्यों के साथ आप ये बात कह रहे हैं। ये बात हवाबाजी नहीं समझी जा सकती। भरपूर आकलन और अनुभव के बाद शंकर प्रसाद जी ने जो प्रस्तुत किया है संभावना इस बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन के, वो ये है कि भारत की ताकत को न ट्रंप दरकिनार कर सकते हैं और न पुतिन। तो जो भी फैसला होगा लिहाजा ऐतिहासिक होगा, भारत के मद्देनजर ऐतिहासिक होगा, लेकिन भारत के अहित को लेकर के नहीं होगा। भारत के अहित से भारत लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। इस मुलाकात से भारत के लिए कुछ निकलेगा, लेकिन वो भारत के हित में होगा, और नहीं होगा तो हम उसे अपने हित में करना अच्छी तरह से जानते हैं। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोके में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ये डिबेट देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर इस डिबेट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।